आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी एक्सरसाइज 8 जो टॉपिक है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या है? भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसको आज हम लोग अच्छे से इसको रीडिंग लगाएंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्म में ऊनी वस्त्र का आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ का पसंद करते हैं, ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कैसा मौसम होता है देखते हैं इसको। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर के मानसून लौटने के मौसम शरद। इतना होता है। और अब हम लोग शीत ऋतु को देखते हैं। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य सीधी किरणें नहीं पड़ती है। ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। मतलब तापमान कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। लू किसे कहते हैं? जो दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों को ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। यह पेय पदार्थ प्यास को बुझाने का सबसे अच्छा साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आप कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम मिलाकर आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। मिल्क शेक क्या क्या डाल के बनाते हैं? तो केला और आम मिला के बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के दो गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करो या लिखो। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवारों सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, मराठी पाउस, उर्दू बारिश, बंगाली वर्षा। कौन हिंदी में वर्षा कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं बारिश को, और उर्दू में बारिश और बंगाली में वर्षा। चलिए अब दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम थोड़ा इसको देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यह मानसून
के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर स्थल की ओर बहती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम आता है तो उस समय पवन बंगाल की खाड़ी अरब सागर स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु जो होता है ना, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम का वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत के जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। भारत में जलवायु के मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा है। मानसून शब्द कौन सा भाषा है? तो अरबी भाषा है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून किससे लिया गया? अरबी भाषा का मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने का कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है वो वर्षा पे ही निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? फसल प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर नीचे की ओर जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल के बर्फीली ठंडी पहाड़ी है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु के माध्यम वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत ही अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है। विश्व में अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है। मौसिनराम में होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मौसिनराम मेघालय में। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। जबकि अगर सबसे कम वर्षा होता है तो जैसलमेर में का, क्योंकि कभी कभी वहाँ वर्षा होता ही नहीं है। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। आओ कुछ करके सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें।
क्या है ये? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये भूमि हो गया, यहाँ पे भूमि परत है, ये मीटर में है 1.5 मीटर। फिर है झाड़ी वाली परत, फिर तरुण वृक्ष, फिर वितान, उद्यमी परत, सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर तक होता है। चलिए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं पहले, तब समझेंगे। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जिसमें मनुष्य का सहयोग नहीं हो, जो चीज का उत्पादन करने में, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। वर्षा की मात्रा, बिना पानी का कुछ होगा ही नहीं। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। यहाँ बहुत सारा का, ये जो बताए थे, बहुत सारा का वन है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। इतने घने होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होता है। ये इतने घने होते हैं, कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलतः वह हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। चित्र 8.1। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है, जो कि एनी टाइम पतझड़ उसमें लगा हुआ रहता है, हरा भरा दिखता है। तो क्या क्या है, कौन सा वृक्ष है? महोगनी, एबोनी और रोजवुड। चलिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को थोड़ा देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये कम घने होते हैं या वर्षा का एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो कौन सा वन? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये है। कुछ समय में अब जब बारिश होने का संभावना रहता है तो वो अपना पत्तियां गिरा देते हैं। अब कटीली देख लेते हैं। कटीली झाड़ियां कंटीली झाड़ियां इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है।
पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, कटीली का देख लेते हैं, कंटीली झाड़ियाँ कौन कौन होता है, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। यही है, कांटा वाटा जो है सब कटीली। क्या क्या नाम था एक बार और देख लेते हैं, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, यही सारा है। अब देख लेते हैं पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आती है, तापमान में भी कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। यह पौधे शंक्वाधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है चीड़, पाइन तथा देवदार। देख लेते हैं इसको अच्छे से थोड़ा। ये क्या है, पर्वतीय वन है ये सब, जिसका आकार इसका होता है शंकुआ आकार, है ना, शंकुआ आकार कैसा। ये है मैंग्रोव वन, ये पर्वतीय वन है, ये मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन तो बहुत घना होता है। अब मैंग्रोव वन का ही बारे में पढ़ेंगे हम। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरवन डेल्टा की सुंदरी प्रजाति के महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसकी प्रजाति का नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। सुंदरी प्रजाति के ही नाम पे सुंदरवन क्षेत्र का नाम पड़ा है। अब पढ़ते हैं, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। हमें वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधों ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ियाँ, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जीवों की प्राकृतिक निवास है। वन जो है वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं हम लोग। लीला के माता पिता ने उसे जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्हें अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंच पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी।
बच्चों ने उनके फलों को आनंद लिया था। उनकी शाखाएं पर झूले तथा उनकी छाया में खेलते थे। वनों का उपयोग। देखिए, वनों का उपयोग थोड़ा सा हम लोग और चित्र के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या चीज में किया जाता था। तो वनों का उपयोग ऑक्सीजन लेने के लिए रूप में हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन, शहद के रूप में, फल, गोंद, लाख, वन्य जीवों, प्राकृतिक निवास, इमारतें, रबड़, मिट्टी को बांध के रखता है वो, फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ। ये टोटल चीज हम लोग वनों की सहायता से प्राप्त होता है, जो कि वन का जरूरत है हम लोग को। वन्य प्राणी। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्रोत है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। अगर हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम में जंगल में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी जो है असम के अलावा केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा और करेत प्रमुख है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उनमें से कोबरा और करेत जो है कि प्रमुख है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। वन्य जीव में क्या है? शेर है, तेंदुआ है, हाथी है, सब है, टाइगर, हिरन, लायन सब है, जो कि ये वन्य जीव प्राणी है, जो कि जंगल में निवास करते हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्ति भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजनाएं एवं हसित परियोजना जैसी परियोजनाओं का शुरुआत किया गया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन जीवों के संरक्षण में
में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ये कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में दिया गया हुआ है। यहाँ शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आप अपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसी चिड़िया अगर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाता है? यह चित्र 8.8 है, जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी। ये टोटल इसमें न्यूज के माध्यम से दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंड प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंड, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। अगर जैसे यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है, तो कौन सा था? तो लिटिल स्टिंड, जिसका वजन 15 ग्राम है। स्टोर्क एक प्रवासी पक्षी। प्रवासी मतलब हो गया जो एक दूसरे जगह से आया हुआ हो। चलिए अभ्यास प्रश्न, पहले कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर से सही उत्तर चिन्हित कीजिए। फर्स्ट नंबर, विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? ये हो जाएगा गोवा नंबर। मोसिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा होता है। 2 नंबर, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर को खारे जल में। 3 नंबर, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। महोगनी एवं रोजवुड पाए जाते हैं। 3 का हो जाएगा क नंबर, मैंग्रोव वन में। 4th नंबर, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो 4th का हो जाएगा क नंबर, हिमालय क्षेत्र में। 5 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? ये हो जाएगा ख नंबर, समुद्र के स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहते हैं। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स के को देखते हैं, भरते हैं इसको। खाली स्थानों को भरें। गर्मी के दिन के समय फर्स्ट नंबर, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। लू कहा जाता है। 2 नंबर, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है? लौटते मानसून में। लौटते मानसून में। 3 नंबर, गुजरात के डैश वन डैश का निवास है? गुजरात के गिर वन, पढ़े थे अभी। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर, एशियाई शेर गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर का निवास है। 4th नंबर, डैश मैंग्रोव वन की प्रजाति है? जो सुंदरी था, जो कि सुंदर न वो उसके जगह का भी नाम पड़ गया था सुंदरवन, सुंदरी था, सुंदरी। 5 नंबर, डैश को मानसून वन भी कहा जाता है? डैश को मानसून वन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन
को मानसून वन कहा जाता है। जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टोटल कंप्लीट कर दिए गए हैं। ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट टॉपिक था ज्योग्राफी का। अब नेक्स्ट ये 6 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब क्लास 6 का ही सिविक्स स्टार्ट होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।